हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसको कंप्लीट पूरा करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ये मेरे साथ जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी मेरे साथी यहाँ पर देख रहे हैं, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का कोई घंटी वाला आइकन आपको बराबर से दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए। उससे आपको पर डे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉपी पेन लेकर ही बैठिए। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं आपके लिए, इससे पहले मैं संस्कृत का वर्णमाला का पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको संस्कृत वर्णमाला का जो पार्ट 1 था उसमें मैं जितने भी मतलब स्वर के प्रकार थे उन सभी को बता चुका हूँ। लेकिन आज हम करेंगे जितने भी व्यंजन है, व्यंजन के प्रकार हैं और उनका जो उच्चारण स्थान है, उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि कॉपी पे हम जब हम लिखते जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से हमारे माइंड में सेट होती जाती हैं। और हमारा काम भी यही है कि मेरा काम यही है दोस्तों कि आपके माइंड में चीज़ों को सेट करना। मुझे पता है, अरे दोस्तों, मुझे पता है आप होने वाले भावी अध्यापक हैं। आप यहाँ तक आए हैं, इतना आपने सब कुछ ग्रेजुएशन किया, आपने यहाँ तक आए, आपने फिर उसके बाद में डीएलएड किया होगा या फिर बीएड किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ा होगा। मुझे सिर्फ आपको हिंट देने की ज़रूरत है, आप अपने आप ही कर लोगे। मैं जानता हूँ, इतना मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आप मेरे भाई बहनों की तरह हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं व्यंजन, तो एक प्रश्न तो यहीं से हो जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं। तो संस्कृत में आप कहो भैया 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बनता है, व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं दोस्तों। स्वर को क्या कहते थे? तो स्वर को अच कहते थे और व्यंजन को हल कहते थे। और हल और अच क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये हमारा जो हमारे प्रत्याहार बनते हैं, माहेश्वर सूत्र जो हमारे थे, तो माहेश्वर सूत्र में अगर हम प्रत्याहार बनाते हैं तो हा से लेकर और ला तक के जो होते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। यानी कि हल प्रत्याहार में व्यंजन ही आते हैं, इसलिए इसे हल कहते हैं। और अच इसलिए कहते थे क्योंकि आ से लेकर चा तक क्या आते थे? स्वर आते थे, इसलिए उन्हें अच कहते थे। बस सीधी सी चीज है। क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहीं पे जरा सी जगह में 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये होगा, व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहो 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हल कहते हैं। और दोस्तों, व्यंजन को परिभाषित कौन करता है? तो आप कहो अनबग भवति व्यंजनम। अनबग अन अनबग भवति व्यंजनम, ये दोस्तों एक सूत्र होता है जो व्यंजन को परिभाषित करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें तो व्यंजन को, ये जो हैं व्यंजन, उनको स्पर्श व्यंजन में विभाजित किया गया है। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं। हालांकि हम सभी को देखेंगे, लेकिन पहले स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यही हो जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको भी 25 होते हैं। अरे सीधी सी बात, 25 होते हैं दोस्तों। आप सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम इसको लिखते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये वर्ग क्या है दोस्तों? ये वर्ग क्या है? जैसे का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन सा आता है? का, खा, गा, घा, अणा। का, खा, गा, घा, अणा, ये आपके आते हैं का वर्ग में। ऐसे ही चा वर्ग में कौन सा आएगा? चा, छा, जा, जा, यहाँ। टा वर्ग में टाठा, डाडा, अणा। ता वर्ग में ताथा, दादा, ना। पा वर्ग में पाफा, वावा, मा। इस तरीके से दोस्तों, ये आपके एक वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? तो आप कहोगे 5 अक्षर आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं? 5 आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो पचम 25 आपके हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर ना? अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहीं पर इनका जो है उच्चारण स्थान भी जरा देख लेते हैं। तो का वर्ग को अगर हम देखें तो पूरा का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। चा वर्ग क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। और टा वर्ग क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। और ता वर्ग आपका दंत, पा वर्ग ओष्ठ होता है। अब दोस्तों, ये हो कैसे गया? तो बस छोटी सी चीज याद कर लीजिए यार, क्या करना है बस, क्या? काता मुदा ओ, काता मुदा ओ। अरे इतना तो यार आप हंसते खेलते याद कर लोगे, यानी कि एक बार कहोगे चुटकियों में तो याद कर लोगे।
क्या क्या याद करना है? काता मुदा ओ, क्या काता मुदा ओ, तो का से कंठ, ता से तालु, मुँह से मूर्धा और दा से दंत और ओ से ओष्ठ। बस क्लियर दोस्तों, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो चुकी देखते ही देखते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये जो वर्ग होते हैं ना, संस्कृत में जो वर्ग होते हैं उनको उदित कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उदित। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये जो वर्ग हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उदित कहते हैं। अब जब आप देख रहे हो वर्ग कितने थे, 5 थे, तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए तो आप इसको भी लगा देना। आप, मुझे पूरा भरोसा है आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे हिंदी में होते थे वैसे ही आपके संस्कृत में है। जैसे हिंदी में होते थे वैसे ही संस्कृत में, हिंदी में भी 4 होते थे और संस्कृत में भी 4 होते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद अब तक आपने ध्यान ही नहीं दी हो, ऐसी चीज़ बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ रा आएगा, क्या आएगा? ये रा होगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन में, तो आपने यहाँ पर संस्कृत में आप देख रहे हैं यावराला, क्या लिखा हुआ है? यावराला, क्या लिखा है? यावराला। लेकिन हिंदी में आप उठा के देख लेना दोस्तों, क्या लिखा होता है? यारा लावा लिखा होता है। इस तरीके से पहले या आता है, फिर रा आता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हाँ इस यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे रा आएगा थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यावाराला होता है किसमें? संस्कृत में। लेकिन हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में आप देखना क्या होता है, यारा लावा, यारा लावा होता है। यानी कि देख लीजिए बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों, बिल्कुल उल्टा होता है। हिंदी और संस्कृत में कितना डिफरेंस है, हिंदी में आपका यारा लावा होता है और संस्कृत में क्या होता है, यावराला होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन इस चीज़ को नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को नोटिस करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे जैसे हिंदी में होते हैं, सेम उसी कंडीशन में संस्कृत में होते हैं। हिंदी में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं और संस्कृत में भी 4 होते हैं, सा हा। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रखेंगे दोस्तों, संस्कृत में जब भी आपका जो इसको लिखा जाएगा, हल को लिखा जाएगा, तो उसके नीचे हमेशा आधा लिखा जाएगा, यानी कि हलंत लगा होगा, क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा आधा ही तो वर्ण होता है दोस्तों। अरे ये क्या होता है, ये हमेशा आधा वर्ण होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। क्यों आधा ही तो होता है दोस्तों? क्योंकि ये बिना स्वर की सहायता से तो बोले ही नहीं जा सकते। जब तक इनमें स्वर नहीं लगेगा तब तक ये पूरे अक्षर हैं ही नहीं, इसीलिए संस्कृत में आपका आधा अक्षर ही होता है ये दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संस्कृत और हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब संस्कृत में क्या होता है दोस्तों, 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन हिंदी में 4 हो जाते थे। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे हम सोचते हैं कि सब, जब सारी चीज़ें हिंदी जैसी हैं तो यहाँ पर भी हिंदी जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। कौन कौन से? छत्र ज्ञ होता है दोस्तों। अब इनको देख लिए, क, सा और आ मिलकर क्या बनता है, छा से छतरी वाला, और ता, र और आ मिलकर क्या बनेगा, त्रा बनेगा, और जा, या, आ ये क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इन अक्षरों से मिलकर भी क्वेश्चन आते हैं कि छा किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे का, सा, आ से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों 2 तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, इस तरीके से का प्लस पूरा सा, ये इस तरीके से लिखा है तब भी सही है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर का आधा सा, ये इस तरीके से आधा सा, और यहाँ पर आ लिखा हो प्लस में, तो वो भी आपका सही है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर हलंत नहीं लगा होगा तो ये पूरा अक्षर लिखा होगा, तो आ लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस चीज़ें माइंड में सेट करते हुए चलिए। अब यहाँ पर भी दोस्तों अयोगवाह में भी थोड़ा सा मैटर उलझ जाता है। उलझ कैसे जाता है? क्योंकि आज तक हम जो पढ़ते आए हैं दोस्तों हिंदी में, तो हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? तो आप कहते हैं दोस्तों 2 होते हैं। कौन कौन से? तो अंग और आहा 2 होते थे, लेकिन इसमें दोस्तों 4 हो जाते हैं। इसमें 4 हो जाते हैं, पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीवामूल्य और चौथा उपदमानीय, ये 4 हो जाते हैं। अब ये होते क्या हैं दोस्तों, इनको जरा देख लेते हैं। तो अनुसार आप जानते हो, जो मतलब बिंदी लगी होती है ऊपर, ये इस तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है अंत,
क्या लिखा है, अंत लिखा है, उसके ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, इसे ही क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो। और इस तरीके से मान लीजिए अतः लिखा हुआ है, अतः, अतः लिखा हुआ है, इसके पीछे ये विसर्ग लगी हुई हैं, ये विसर्ग बोलते हैं, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर फंसता है कि जीवामूलीय और उपधमानीय क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, ये भी इस तरीके से होता है, ये भी इस तरीके से होता है, दोनों एक ही तरीके से होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है इसमें कि का और खा से पहले इस तरीके से लगा होगा। अगर कहीं पर का लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और का से पहले इस तरीके से लगा हुआ है तो ये जीवामूल्य माना जाएगा, ठीक है। का या फिर खा, का या फिर खा से पहले इस तरीके से लगा होगा तो आप उसे जीवामूल्य कहेंगे। और यहां पर अगर पा या फिर फा से पहले लगा होगा तो ये क्या होगा, तो इसे उपधमानीय कहेंगे। चीज़ वही है लेकिन अक्षरों का अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है कि अगर का और खा से पहले लगा होगा तो वो जीवामूल्य होगा, और पा और फा से पहले अगर लगा होगा तो उसे हम उपधमानीय कहेंगे। दोस्तों ये होता क्या है, ये विसर्ग ही होती है लेकिन आधी विसर्ग होती है, ये आधी विसर्ग होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, आगे देखते हैं दोस्तों उच्चारण स्थान तालिका। यहां से तो क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों, 100%। 2-3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहां से आता है। तो दोस्तों कंसंट्रेट के साथ देखिए, एक भी मिस नहीं करना है, एक भी सेकंड के लिए। दोस्तों मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका सीटेट है ना, आपका सीटेट है, पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, पास कराने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन मैं जितना आपको मैटर प्रोवाइड करा रहा हूं उतना आपको करते जाना है, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको सीटेट में पास करने से कोई बचा नहीं सकता, आप पास हो गए, 100% हो गए दोस्तों। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ उतना कंसंट्रेट के साथ देखिए। कभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही 10 बुक्स खरीदने की ज़रूरत होती है कि मैंने इस राइटर की भी खरीद ली, इस राइटर की भी खरीद ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी बुक हो, आपको जितना मैटर मिल रहा है उसको तो कंफर्म करिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना रखिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ एक बात और ध्यान रखिए, मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ जो कुछ भी चाहिए दोस्तों वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि शिक्षा फ्री थी, फ्री है, और मनु वर्मा के यहाँ हमेशा फ्री ही रहेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों उच्चारण स्थान तालिका की। अब जब उच्चारण स्थान तालिका की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एक सूत्र याद करना पड़ता है। सूत्र दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही सरल है। क्या है, अकुह विसर्जनीयाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, बस सिंपल याद कर लिया। अब इसको याद करने से कितना बड़ा बेनिफिट है दोस्तों कि आपको अलग अलग कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। अकुह विसर्जनीयाम कंठः, आ से क्या हो गया दोस्तों, आ से छोटा आ भी हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और आपका ये ओम वाला जो आ होता है ना वो भी आपका इसी में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आ होते हैं ना वो 18 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या बेकार की चीज़ बता रहे हो, ये कभी हमने सुना ही नहीं आज तक। तो आज सुन लीजिए ना दोस्तों, जो आ होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यूज में नहीं आते, इसीलिए हम उनको कभी नोटिस नहीं करते, कभी बताते ही नहीं उसके बारे में। लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा आगे वाली कुछ वीडियोस में, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं जितने भी अक्षर वगैरह होंगे, कितने प्रकार होते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर कराऊंगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अकुह विसर्जनियाम कंठा, तो आ से क्या होगा, छोटा आ बड़ा आ दोनों हो जाएंगे, ठीक है। कु 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 का मतलब क्या है दोस्तों, आपका कु का मतलब हो जाएगा जो हमारा का वर्ग था वो वाला पूरा। तो का वर्ग में कौन कौन सा आता है, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। ये आपका कु से क्या होता है, का वर्ग होता है। तो का वर्ग में आपके 5 अक्षर आते हैं, तो पांचों अक्षर ये आपके क्या हो गए दोस्तों, कंठ से हो गए। क्यों, क्योंकि हमने सूत्र क्या पढ़ा था, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो दोस्तों ये हो गया अकुह, हा से क्या, हा तो है ही, अकुह विसर्जनिया नाम यानी कि विसर्ग,
विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग, तो विसर्ग भी हो गई दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ इस सूत्र का, कितनी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई, इसमें आपके स्वर और व्यंजन दोनों ही क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। आ से आपका छोटा आ बड़ा आ दोनों कंठ से, और कू से यानी कि का वर्ग पूरा कंठ से होगा, यानी कि का खा गा घा अंगा, ठीक है। उसके बाद में हा और विसर्ग, ये दोनों भी आपके कंठ से ही उच्चारित होते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, एक सूत्र याद करना है सिंपल सा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। याद हो गया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, बस 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगा, इचु यसा नाम तालु। अब इचू, ई से क्या हो गया, यानी कि छोटी ई बड़ी ई दोनों हो जाएगा। चू से क्या हो जाएगा दोस्तों, चू से हो जाएगा आपका पूरा चा वर्ग, पूरा चा वर्ग हो जाएगा, यानी कि चा छा जा झा यहाँ, ये आपका पूरा चा वर्ग क्या होगा, तालु से ही होगा। और या और सा, यानी कि या और सा इसमें दिया तो है, दिया है ना दोस्तों, पूरा सूत्र में दिया हुआ है। इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु, 2-3 बार बोलना है, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत आप देख रहे होंगे, मैं सारी मेहनत आपके लिए करता हूं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों ऋतु रसाणाम दंतः। नेक्स्ट हमारा सूत्र है ऋतु रसाणाम दंतः। दोस्तों आप देखते जाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। ऋतु रसाणाम दंता, तो ऋतु रसाणाम का मतलब क्या है, ऋर यानी कि छोटी ऋर और बड़ी बड़ी ऋर। अब बड़ी ऋर कैसी होती है, वही होती है दोस्तों सिंपल सा, मगर इसमें नीचे 2 हो जाते हैं, बस 2 घुंडी टाइप से लग जाती हैं, इसको ध्यान रखिए। ऋतु रसाणाम दंतः, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। ऋतु, ऋतु यानी कि ऋर से छोटी ऋर बड़ी ऋर दोनों, ठीक है। टू, टू से क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा टावर्ग, पूरा टावर्ग हो जाएगा, यानी कि टा ठा डा ढा अणा, ये आपका पूरा टावर्ग। और रा, रा से रा, और सा ये वाला सा। आप देख सकते हैं, पूरा सूत्र याद कर लीजिए, ऋतु रसाणाम दंता, तो आपका सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं, और ये सूत्र भी दोस्तों पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि ला, ला को ला का उच्चारण स्थान बताने वाला सूत्र बताइए, या फिर ता का उच्चारण स्थान बताने वाले का सूत्र बताइए। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, इसी तरीके से याद होगा तभी तो बता पाओगे आप। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं लिर्तु लसा नाम दंतः, लिर्तु लसा नाम दंतः, लिर्तु लसा नाम दंतः। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लिर, लिर से यानी कि छोटी लिर बड़ी लिर दोनों, ठीक है। नेक्स्ट तू, तू से क्या हो जाएगा, तू से क्या हो जाएगा दोस्तों, तू से यानी पूरा ताबर, पूरा ताबर, यानी ता था दा धा ना, ता था दादा ना दोस्तों हो जाएगा। और सा इसमें दिया है और ला भी इसमें दिया है, तो यानी ला और सा दोनों है। नाम तो ये पीछे लगा होता है, ना तो लगा होता है, ये वाला ना तो लगा होता है हर किसी में, तो इसको नहीं करना होता है। तो ध्यान रखेंगे, लिरतु लसा नाम दंतः, तो यानी कि छोटी लिर बड़ी लिर और ता था दादा ना और सा और ला, ये अक्षर आपके क्या हो जाएंगे, दंत से उच्चारित होने वाले हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम। उप उपदमानीय नाम ओष्ठव, उप उपदमानीय नाम ओष्ठव, इसको देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊ से यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों, ठीक है। पू से क्या हो जाएगा, तो पू से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पूरा पा वर्ग हो जाएंगे, यानी कि पा फा बा भा मा, ये पूरा आपका पा वर्ग आपका हो जाएगा ओष्ठ से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है उपदमानीय, यानी कि उपदमानीय हमने लिखवाया था आपके लिए, तो उपदमानीय इस तरीके से लिखवाया था, तो उसको भी किस में ये ऐड करेंगे हम, तो उसको भी इसी में ऐड करेंगे ओष्ठ में, ठीक है। ओष्ठ ही उसका उच्चारण स्थान होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। तो यम गणना नाम, इसमें तो आपको सीधे दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है दोस्तों, या मा अणा ये और ये, यानी कि ये आपके पंचमाक्षर हैं। क्या है दोस्तों, सभी पंचमाक्षर हैं, वर्ग के पंचमाक्षर हैं, तो उनको तो आप जानते ही हो कि ये नासिका से उच्चारित होते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हो, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एदेतो कंठ तालु, एदेतो कंठ तालु। अब दोस्तों हम जब सबको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे अभी कुछ बचे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है एदेतो कंठ तालु, एदेतो कंठ तालु। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ए देतो यानी कि ए और ए,
ए और ए, यानी कि ए की मात्रा भी तो इसमें आ रही है, आप देख लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और नेक्स्ट में जो दा है, दा में ए की मात्रा आ रही है, यानी कि ए और ए दोनों जो है किस में होगा, आपका कंठ तालु दोनों से होगा। अब इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर हम बात करें आ, ये किससे मिलकर बनता है, तो ए किससे मिलकर बनता है, तो दोस्तों कहोगे आप आ प्लस ई से मिलकर बनता है, आ प्लस ई से मिलकर बनता है। और आ का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो कंठ और तालु दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि अगर आपको मेथड पता होगा कि किस तरीके से ये हुआ है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप फटाक से आंसर लगा देंगे। मुझे पता है, भरोसा है मुझे आप पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ओ दोतो कंठोष्ठम, ओ दोतो कंठ ओष्ठम, ओ दोतो कंठोष्ठम। 2-3 बार बोलना है, बस याद हो जाएगा। ऐसा है, इसको क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है कि ओ का उच्चारण स्थान बताने वाला सूत्र कौन सा होगा, तो आपको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आपको सूत्र लिखवाए हैं मैंने ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ओ दौतव, ओ दौतव, तो इसमें देखिए ओ और औ दोनों आ रहा है, तो इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओ किससे मिलकर बनता है दोस्तों, तो आप कहोगे आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बन जाता है दोस्तों। किससे, आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बन जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं भली भांति। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और आपका ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपका वो ओष्ठ होता है। तो जब कंठ और ओष्ठ दोनों मिल जाएंगे तो आप कह दोगे क्या बन जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। क्लियर है ना दोस्तों, बस सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, माइंड में एकदम से रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अब आपने देखा था ऊपर कि या, रा, ला, इनका तो मैंने बताया था, लेकिन वा का नहीं बताया था, वा का नहीं बताया था दोस्तों, उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सूत्र को जरूर याद रखेंगे, बकारस्य दंतोष्ठम, बकारस्य दंत ओष्ठम, बकारस्य दंत ओष्ठम। अब यहाँ पर भी इसको भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वा होता है किससे मिलकर बनता है, ऊ प्लस आ, ऊ प्लस सॉरी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा टफ ही लगेगा और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके लिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता। आप इसको याद कर लीजिए कि बकारा से दंतोष्ठम, यानी कि वा किससे होगा, तो आप दंत ओष्ठ दोनों से होगा, दंत और ओष्ठ दोनों से हो जाएगा, ठीक है, दंत और ओष्ठ दोनों से हो जाएगा, ये इसको ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार हैं, जो हमारे अनुस्वार हैं, अंग और आहा, अंग और आहा ये आपके हैं, ये आपके क्या होते हैं, नासिका से होते हैं दोस्तों। किससे होते हैं, तो नासिका से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी कि जिह्वा मूल्यस्य जो है, यानी जिह्वा मूल, जो मैंने आपको बताया था उपद मानिए और जिह्वा मूल्य, तो उपद मानिए का तब मैंने आपके लिए बता दिया था, लेकिन आपको जिह्वा मूल्य का नहीं बताया था। तो यहाँ पर आपका ये लास्ट बचा हुआ था जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य की बात करें तो जिह्वा मूल, जिह्वा मूल का मतलब होता है जहाँ से जीभ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वहीं से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसको आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस टाइप से आपको बेल आइकन दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर तो बनता है ना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ओके दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, जो आपके लिए हमेशा हम बने हुए हैं, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं दोस्तों। मैं मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़बरदस्त तरीके से। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।